अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और जो है अपनी तैयारी को जो है ना बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। आप लोगों का जो टेस्ट है वो होने जा रहा है 18 अक्टूबर को। तो हम जो अपना सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, अपने सेशन में जो हम कोर्स इवन कंप्लीट कर रहे हैं, ये एक आइडियल हम कह सकते हैं कि टाइम है जिसपे कि हम अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि बहुत लेट भी नहीं और इट्स टू अर्ली भी नहीं, ठीक है। यानी पूरे जो है टाइम पे हम खत्म कर रहे हैं, जिसके बाद आप लोगों को प्रॉपर टाइम मिलेगा कि आप लोग जो है अपनी रिवीजन स्मूथली तौर पे कर सकें, ठीक है। स्मूथली तौर पे आप लोग जो है अपनी रिवीजन जो है वो कर सकेंगे। अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं, आज हम टेस्ट डिस्कशन करें या आप लोग कहते हैं कि हम जो है वो आज के दिन पढ़ लें, आगे फॉरवर्ड मूव कर जाएं। सो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग अवेल करना चाहेंगे, टेस्ट डिस्कशन या फिर आप लोग कहते हैं कि हम जो है अपने सिलेबस को आगे कैरी करें। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए जो है वो क्या कहते हैं भाई, जो टेस्ट जो था, ठीक है, उसकी कंप्लीट सॉल्व फॉर्म के तरह से की जो है वो अपलोड कर दी हुई। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बता दें भाई, नो आगे कैरी ऑन फॉरवर्ड, नो डिस्कशन। इट मींस कि आप में से कोई भी नहीं चाहता कि हम टेस्ट डिस्कशन करें, तो फिर हम आगे चलते हैं। और आप लोगों की जो वो कंफ्यूजन थी आंसर की को लेके, वो ठीक हो गई है, क्योंकि मैंने तमाम के तमाम क्वेश्चंस को विद रीजन जो है वो एक्सप्लेन भी कर दिया था कि क्यों किसी एक जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन है उसका आंसर राइट ऑप्शन क्या बनता है। एग्रीगेट फार्मूला जो है वो 10% मैट्रिक के आपके मार्क्स हैं, 40% आपका एंट्री टेस्ट है और इसके साथ साथ जो है 50% आपका जो है एंट्री टेस्ट होगा। और पासिंग मार्क्स जो है वो आपके 33% कर दिए गए। पासिंग मार्क्स 33% का मतलब ये होता है शरीका के पहले जो है आपको ऑलमोस्ट 60% मार्क्स लाजमी रिक्वायर होते थे कि आप क्लेम करें कि मैंने एंट्री टेस्ट पास कर लिया और मैं जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी में या मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने के अहल हो चुकी हूँ या हो चुका हूं। तो अब 33% मार्क्स वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी उसका अभी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में आना लाजमी मतलब अभी बाकी है। सो वो आएगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यू नीड 66 मार्क्स फॉर पास एमडीकेट, हाँ कुछ इस तरह से ही है। सिर्फ कल का टेस्ट सिलेबस तो ग्रुप का था, मगर लग रहा था कि पूरी बुक से ही बना हुआ है। बना दी नहीं यार, ऐसा नहीं है यार, ऐसा मत करो। बता दो जल्दी से, शुड इंक्रीज, नहीं हुई इंक्रीज ना, बस ऐसे ही है। अच्छा अब मेरे ख्याल से हमें जो है बाकी डेट कंफर्म है, बाकी डेट कंफर्म है भाई, बाकी डेट बाकी कंफर्म है शरीका। यानी कि अब अक्टूबर में ही आप लोगों का, हम तो पहले दिन से यही बात आप लोगों से कर रहे थे कि आप लोगों का जो टेस्ट है एंट्री टेस्ट वो सितंबर की लास्ट में या फिर अक्टूबर की जो है वो मिड में जाएगा, और आप लोग मानते नहीं थे इस बात को। चलो सर रजिस्ट्रेशन के अलावा डोमिसाइल चाहिए होता है। अभी देखो तैयबा, रजिस्ट्रेशन के लिए अच्छा कह रही है, मेरे ख्याल से डोमिसाइल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बनाने तो बेटर होगा। सर कल का टेस्ट सॉल्व फॉर्म में अपलोड कर दें, नहीं अभी वो नहीं किया, मैंने पिछला टेस्ट कंप्लीट किया है। सर कुछ एमसीक्यूज इररिलेवेंट थे कल के टेस्ट में, ना कर यार, मैंने खुद उसको बनाया था, खुद देखा था उसको, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं आप लोगों को रीजन प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों ने पिछले टेस्ट के लिए भी यही कहा था। इसका मतलब ये है कि क्या बहुत कम मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे, वहां भी मेरिट बनता है, तो अगर आपको मेरिट आता है तो आप लोग कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन का बता दें, अभी तक स्टिल जो है उससे मुतालिक कोई कंफर्मेशन नहीं कब से जो है रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो रही है। दूसरे डोमिसाइल एंड आईडी कार्ड आर कंपलसरी, तो कंपलसरी है तो लाजमी करें। इस तरह से होता है ना, बाजुकात जो है ना आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ सीट्स होती हैं जो कि जिसपे आपने कंटेस्ट करना होता है, तो उसके लिए डोमिसाइल रिक्वायर होता है। बिल्कुल सही है। तो भाई हमरा ने मुझे कंफर्म कर दिया, सो इट मींस कि आप सबको डोमिसाइल बनवाना है, लाजमी है। अच्छा, प्रोविंस के एमडीकेट कब तक होंगे, उनका भी इश्यू फाइनल नहीं हुआ। अभी सिर्फ पंजाब के जो हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका आएगा। पोटाशियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पर, या लिथियम, ये लिथियम नहीं होता। वैसे मैं आप लोगों को रीजन प्रोवाइड कर दूंगा यार, कोई मसला नहीं है। अच्छा कल के टेस्ट के भी हरीम, हम कल का टेस्ट डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक आप उसकी आंसर की अपलोड नहीं की। मैं आप लोगों से यही बात कहता हूं कि जब तक हम आंसर की अपलोड ना करें तब तक हम डिस्कशन ना करें, क्योंकि आप लोगों के पास भी क्वेश्चंस नहीं होते, ना मेरे पास जो है
मतलब मैं समझा भी दूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को जो है स्टेटमेंट एक दफा बोल के बता भी दूं, तो मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं टाइम सफिशिएंट नहीं होता कि मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करवा पाऊं। और जब हम जो है सॉल्व फॉर्म के अंदर आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करते हैं तो इससे बड़ा आसान हो जाता है कि आप लोगों के पास ऑलरेडी आंसर की होती है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस आपने पूछने होते हैं। सर मैं कब से रजिस्ट्रेशन पूछ रही हूँ? भाई मैं कब से कह रहा हूं हमरा कि कोई रजिस्ट्रेशन जो है डेट कंफर्म नहीं हुई है, कोई इससे मुतालिक अपडेट नहीं आई है, अभी आना बाकी है, सिर्फ डेट अनाउंस हुई कि कब टेस्ट आप लोगों का होगा। हाँ बस चल गया आपको। सर मतलब जो सिलेबस बताया था उसमें से टेस्ट बट कम था, बहुत कम था, मतलब क्यों कम था? आई थिंक मेरे हाथ से हमें आगे पढ़ना चाहिए, हमें जो है फर्दर और मजीद गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया, चलो जी। सो पढ़ते हैं। हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? हम जो है लास्ट टाइम जो है डिस्कस कर रहे थे, किस हवाले से हम लास्ट टाइम जो है डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू क्रैकिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम आज वहीं से ही ऑनवर्ड करेंगे और मैं आप लोगों को क्रैकिंग प्रोसेस के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और फिर हम जो है आगे जाएंगे। ठीक है, हम फिर थोड़ा सा आगे जो है फॉरवर्ड मूव करेंगे। बेसिकली तौर पे अगर हम बात करते हैं क्रैकिंग प्रोसेस की, तो ये जो क्रैकिंग का प्रोसेस है, ठीक है, ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें देखना होगा। देखो मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी कि जब हम क्रैकिंग के प्रोसेस की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को, यानी लार्जर साइज के हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर वन, इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉलर जो है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ठीक हो गया। अब जब हम क्रैकिंग का प्रोसेस करेंगे तो अरे भाई मार छोड़ दो इसको, अभी सिर्फ और सिर्फ डेट अनाउंस हुई है, सिर्फ मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला सामने आया है। ठीक है, और बाकी टेस्ट की ओवरऑल जैसे कि वो कब जो है हमने उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन करनी है, क्या उसका फर्दर क्राइटेरिया है, ठीक है, ये तमाम चीजें अभी बहुत सी क्लैरिफिकेशन अभी बाकी हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग समझें कि हम पढ़ लें तो मेरे ख्याल से हमें पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेस यूज होते हैं, बिल्कुल मैं कर चुका था, वो बता चुका था आप लोगों को। अब हम क्रैकिंग को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें कि वो उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और वो हमें क्या जो है प्रोवाइड कर। अच्छा, तीन तरह के बेसिक तौर पे क्रैकिंग प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग अब थर्मल क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? थर्मल क्रैकिंग में ये जो वर्ड मेंशन, थर्मल, ये थर्म मेंशन किया, ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि हम इस तरह की क्रैकिंग के प्रोसेस में हाई टेम्परेचर रिक्वायर करते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में हम हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिस प्रोसेस इज सिंपली कॉल्ड एज थर्मल क्रैकिंग, इसको हम थर्मल क्रैकिंग का नाम देते हैं। ठीक है जी, यानी कि हायर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको ब्रेक किया जाएगा इनटू स्मॉलर वन, ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग द हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में ये होगा in the presence of high temperature and high pressure and pressure। अच्छा देखो, जब भी हम क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं ना, तो उसके जरिए से हम डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट तरह के हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, उनको हम ऑब्टेन करते हैं। अब किस तरह के प्रोडक्ट्स को हम ऑब्टेन करते हैं? बेसिक तौर पे जब भी हम थर्मल क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम कहते हैं कि हमारे पास डेवलप होंगे बाय यूजिंग द थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि हम इसके थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोडक्ट गेट करते हैं वो क्या होगा, वी ऑब्टेन unsaturated hydrocarbons। ठीक हो गया।
यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो हम डेवलप करते हैं बाय यूजिंग द थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस, ठीक है, जस्ट लाइक ईथीन, प्रोपीन एंड दिस वन। सर प्रेशर भी हाई, बिल्कुल एग्जैक्टली, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर होता है थर्मल क्रैकिंग के लिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक हो गया। अब इस तरीके से अगर हम बात करते हैं किसी की नेक्स्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। अब ये कैटालिटिक क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, ये किस तरह की क्रैकिंग है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। कैटालिटिक क्रैकिंग जो है ये वो टाइप ऑफ क्रैकिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे टू अवॉइड द हार्ड कंडीशंस। अब हार्ड कंडीशंस हमारे पास क्या है भाई, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जो कंडीशन है उसको अवॉइड करने के लिए हम कैटालिटिक क्रैकिंग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कैटालिटिक क्रैकिंग में जो हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ये हमें लोअर कंडीशन के अंदर भी वही प्रोडक्ट देता है, बना के देता है, जो कि हमने ऊपर थर्मल क्रैकिंग के थ्रू इस जो है वो हासिल किए थे, ठीक हो गया। तो हम यहां लिखते हैं वी यूज कैटलिस्ट, ठीक है जी, एंड द प्रोसेस टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी लो टेम्परेचर और प्रेशर पर ही हो जाता है। ठीक है, यानी कि थोड़े टेम्परेचर के ऊपर भी हम जो है ये प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि हमने अभी ऊपर देखा कि हमें जिसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर है। क्योंकि कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि हम पढ़कर आ चुके हैं जहां तक जो है कैटलिस्ट की बात है, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि भाई कैटलिस्ट विल ऑलवेज डिक्रीज, ठीक है, ऑलवेज डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है। और इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है जो कंडीशंस रिक्वायर्ड थी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, वो लोअर डाउन हो जाती है। हम कम टेम्परेचर कंडीशन पे, कम प्रेशर कंडीशन जो है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम कहते हैं कि हमारा वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन जो है जो होती है, ठीक है, वो अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं इसको राइट कर दूं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और जो प्रेशर हम यूटिलाइज करते हैं वो 280 m होता है, ठीक है, यानी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि हम बहुत थोड़े टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं थ्रू दिस क्रैकिंग प्रोसेस, यानी कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस, वो वही होता है जो ऊपर हमने देखा था कि इसके थ्रू भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनको ऑब्टेन करेंगे बाय कैटालिटिक प्रोसेस, यानी कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस, ठीक हो गया। इसमें कुछ पूछने आप लोगों ने तो आप मुझसे डिस्कस करें। जो कैटलिस्ट हम मोस्टली तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो एल्यूमिना होता है, Al2O3, या फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है सेकेंडली तौर पे जो हमारे पास होगा वो है SiO2, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इन दो का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन दो कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द कैटालिटिक प्रोसेस, ठीक हो गया। यहां तक कुछ पूछने आप लोगों ने तो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे और नेक्स्ट जो है आगे जाएंगे। यहां तक कुछ पूछने आपने तो बता दें जल्दी से। एल्यूमिना और सिलिका का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। यहां तक बताएं अगर आपने कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करना हो, ठीक है, या कुछ डिस्कस करना हो, उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे और मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है आगे ले जाऊंगा। देखो सिलिका और सिलिकॉन नहीं, हम ये जो सिलिका की वर्ड यूज करते हैं, ये जो हम सिंबल यूज करते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए होता है। एल्यूमिना का जो यूज करते हैं वो Al2O3 के लिए होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है कैटालिटिक जो हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस है उसके थ्रू भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलप करते हैं, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो फिर हम अपने इसके लास्ट की बात करें, सर टेम्परेचर कितना होना चाहिए। देखो इसमें अगर हम बात करते हैं थर्मल क्रैकिंग की बात करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन
कि हमारे पास जो है सब्सटेंस या कंपाउंड किस तरह का है, कंपाउंड की नेचर क्या है, कंपाउंड जो है वो लार्जर साइज का है, स्मॉलर साइज का है, ये डिफाइन करेगा कि हमारे पास टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जब बात करते हैं कैटालिटिक प्रोसेस की, तो कैटालिटिक प्रोसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लोअर टेम्परेचर लोअर प्रेशर कंडीशन रिक्वायर होती है, तो उसमें 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी सफिशिएंट है और 2 atm जो है प्रेशर भी रिक्वायर होगा, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक हो गया। सर थर्मल में भी टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन कर दें। देखो ये मैंने बताया ना आपको हमरा कि ये वेरी करता है फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। जैसे हमने कल मीथेन की बात की थी, फॉर मीथेन हम यूज करते हैं 1200 टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और इवन के एक और आपकी बुक में भी एग्जांपल प्रोवाइड की हुई 616H32 मेंशन किया होगा, 32 या 34 मेंशन किया होगा, इसमें आपने देखा होगा 700 के अराउंड टेम्परेचर भी दैट्स सफिशिएंट होता है, ठीक हो गया। तो देखो कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड कितना बड़ा है, स्मॉलर है, ठीक है, उसकी नेचर डिफाइन करती है कि वो जो है हम कहते हैं कि हमारे पास जो है उसके लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर होगा, प्रेशर कंडीशन क्या होनी चाहिए फॉर क्रैकिंग प्रोसेस, ठीक है जी। यहां तक मसला नहीं है तो फिर हम इसको रेज करेंगे, और अब मैं आप लोगों को फॉरवर्ड ले जाऊंगा, नेक्स्ट जो है आप लोगों को आगे ले चलता हूं और हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो मैं इसको रेज करूंगा और लास्ट जो हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल एमसीक्यूज पूछ लें, पूछता हूं मैं, वैसे ये कर लूं, मैं एमसीक्यूज की तरफ ही आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट हम कहते हैं कि हमारे पास जो टाइप इसकी आती है वो स्टीम क्रैकिंग है। स्टीम क्रैकिंग का प्रोसेस है जिसको हम देखते हैं, ठीक है। अब ये स्टीम क्रैकिंग है क्या, इससे मुतालिक हमने डिस्कस करना है। देखो भी सी आता है, हम सी नहीं डाल रहे। अच्छा, स्टीम क्रैकिंग है क्या, इसको हमें देखना है। ये जो वर्ड स्टीम क्रैकिंग हमने मेंशन कर दिया है, सर आपने कहा कि थर्मल क्रैकिंग में हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन होते हैं, तो कैटालिटिक क्रैकिंग में भी इस टाइप के ही हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल गजाला कुछ इस तरह का ही है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से ये बात कहता स्टीम क्रैकिंग का मतलब क्या होता है। स्टीम क्रैकिंग में ये जो स्टेटमेंट है, यानी कि जो आपके टाइटल है, ये इस बात को शो करता है कि ये वो टाइप ऑफ क्रैकिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम स्टीम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल स्टीम हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट, ठीक है, हम स्टीम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसमें जो टेम्परेचर कंडीशन होती है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, यानी कि स्टीम का टेम्परेचर एग्जैक्टली तौर पे जो है टेम्परेचर कंडीशन को मेंशन कर रहा होता है, जो कि उस प्रोसेस के दौरान हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वी यूज स्टीम इंस्टेड ऑफ कैटलिस्ट at 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। और इसके थ्रू हम क्या डेवलप करते हैं, इसके थ्रू हम बेटर क्वालिटी ऑफ जो है वो डेवलप करेंगे। वी ऑब्टेन बेटर क्वालिटी गैसोलीन, ठीक है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन पेट्रोल जो है वो हम हासिल करते हैं थ्रू स्टीम क्रैकिंग, ठीक है। हमने ये बात पढ़ी थी ना, क्रैकिंग प्रोसेस की एप्लीकेशन में ये बात पढ़ी थी कि अराउंड 80% ऑफ आवर नीड, ठीक है, ये हम फुलफिल करते हैं, ये हम पूरी करते हैं थ्रू दिस क्रैकिंग प्रोसेस, क्योंकि टोटल जो नीड है उसका जस्ट 20% फ्रैक्शनल जो है, जो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कामल है, ठीक है, हमारे पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उसके थ्रू हम डेवलप कर रहे होते हैं। यहां तक कोई मसला कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, नहीं तो हम फॉरवर्ड मूव करते हैं और मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट ले जाऊंगा। बताएं जल्दी से सर, क्या कैटालिटिक से क्या ऑब्टेन करते हैं। भी देखो, जहां तक कैटालिटिक क्रैकिंग की बात है, सो जो कैटालिटिक क्रैकिंग हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से मैंने इसको एक चीज को मिस कर दिया है। हाँ, कैटालिटिक क्रैकिंग जो है
मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, मैंने इसको मिस कर दिया है, थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हमारे लिए हो चुकी है। देखो जो हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक स्टीम क्रैकिंग का प्रोसेस है और एक हमारे पास थर्मल क्रैकिंग का प्रोसेस है। वो दोनों के दोनों जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेवलप करता है। ये अनसैचुरेटेड करेगा, मैंने मिस्टेक कर दी ना, इसमें मिक्स कर दिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो हमने इससे पीछे की थी ना कैटालिटिक क्रैकिंग, इसके थ्रू हम जो है वो क्वालिटी हासिल करते हैं गैसोलीन की। ठीक है, बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन हासिल करते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें स्टीम क्रैकिंग के थ्रू भी हम अनसैचुरेटेड, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेवलप करते हैं और ये जो कैटालिटिक क्रैकिंग है इसमें हम बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन जो है वो डेवलप करेंगे। आज आप कंफ्यूज हो गए, मैं कंफ्यूज नहीं हो गया हूं। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आप लोगों के साथ साथ मुझे बहुत सी और चीजें भी जो है ना वो देखना पड़ती हैं। 2 बजे आज हमारा सेमीफाइनल है और 10 बजे की मैंने डेडलाइन दी हुई थी जो तमाम सेमीफाइनलिस्ट हैं कि भी आप अपनी वीडियो सेंड करेंगे। और मैं कहता हूँ कि इस वक्त भी मुझे कॉल्स आ रही थी, तो मेरी जो इंटेंशंस हैं वो डाइवर्ट हुई हुई हैं। इधर भी देख रहा हूँ, ठीक है, इधर भी आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और मेरा ध्यान जो है मेरे इस वक्त मोबाइल पर कि जी वहां से कुछ कॉल्स वगैरह का सिलसिला कुछ इस तरह से बात हो रही है, मतलब वो भी देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो चीजों में अगर आपकी इंटेंशंस डाइवर्ट हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट यहीं पर रखूं और उसको अवॉइड करूं फिल वक्त, अपनी क्लास को डिस्टर्ब ना होने दूं। ठीक है, तो इसलिए जो है ना फाजुकात ऐसा हो जाता है। आप बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं, यहां तक मसला हुआ कि नहीं है? ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई थी वो खत्म हो गई सर? एक अब डुप्लीकेट बनवा लें, मुझे यही लगता है, मुझे लगता है यही कि मुझे एक डुप्लीकेट बनवाना पड़ेगा अपना, ताकि मैं कैंपस में छोड़ के जाऊं। सर अपना मोबाइल किसी और को दे दें, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये करना पड़ेगा। बताएं जल्दी से, यहां तक मसला तो नहीं कि भी पढ़े यार आगे ना, टाइम मत जाया करो, बिल्कुल भी टाइम मत जाया करो। ठीक है, बताओ जल्दी से, इससे आगे चल सकते हैं हम? हमरा ने कहा रेस्ट करें, जाएं, जान छोड़ें। अच्छा अभी नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ठीक है, देखो अभी तक जो चीज हमने डिस्क्राइब की उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि केकिंग का प्रोसेस क्या होता है और इसके साथ साथ केकिंग जो है उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अब हम चलेंगे आगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे मुतालिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू जल्दी से कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम करेंगे आगे। हमारा आज टेस्ट भी है तो वो टेस्ट भी हमने करना है क्योंकि हमने कल टेस्ट नहीं लिया था। Which of the following type of cracking type of cracking क्रैकिंग, ठीक है, जिसको हम पायरोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है जी, पायरोलाइसिस इज यूज्ड टू ऑब्टेन बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। ये तो बड़ा आसान सा था। अब इसमें ए ऑप्शन हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग। वैसे मुझे ऑप्शन देनी नहीं चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेता हूं।
बताएं जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? अभी हमने थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई किया था। इस एमसीक्यू को राइट करने का सिर्फ बेसिक मकसद ये था कि जो हमने पीछे कंफ्यूजन्स डेवलप की थी उन कंफ्यूजन्स को खत्म कर दें और ओवरकम करते हुए हम आगे मूव कर सकें। ठीक है जी। सो एक और वर्ड भी हमें यहां से मिला है पायरोलाइसिस का। ठीक है, पायरोलाइसिस, ब्रेकिंग मींस पायरोलाइसिस यानी तोड़ना ना, यानी कि ब्रेक करना, स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट में कन्वर्ट करना। ठीक है जी, यानी कि हम कंपाउंड को तोड़ते हैं, ठीक है जी, इनटू स्मॉलर वन। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास बेटर क्वालिटी ऑफ केमिस्ट्री डेवलप होती है। लेकिन वाला टॉपिक जो था वो यूएचएस सिलेबस में नहीं है, काइंडली थोड़ा सा बता दें। भाई है यार, क्या हो गया सारा, हम एमी थोड़ी इस पे टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, एमी थोड़ी इसको डिस्कस कर रहे हैं, भाई है इसके अंदर शामिल है। ठीक हो गया। तो इट्स कैटालिटिक क्रैकिंग यूज्ड टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी, बिल्कुल अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, कैटालिटिक क्रैकिंग हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनेगा। अब ऐसे करते हैं कि एक तो ये कि मैं आप लोगों के साथ जो है आज का टेस्ट शेयर कर देता हूं। जब तक आप लोग अपना टेस्ट करेंगे, मैं यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ। ठीक है, तो वो जो है आप लोगों के साथ बाद में फॉरवर्ड मतलब चलते हुए आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, पहले आप लोगों के साथ जो है मैं आज का टेस्ट शेयर कर लेता हूं। अगर उसमें कोई मसला हुआ तो बाद में हम डिस्कस भी कर पाएंगे। तो ले भी आसान सा टेस्ट है वैसे। तो आप लोगों ने जल्दी से इस टेस्ट को कंप्लीट करना है जो मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर छोड़ा हुआ है। ठीक है, यानी दिया हुआ है आप लोगों को। जब तक आप लोग वो टेस्ट करके आएंगे, मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर चुका हूँ, उसको हम जो है देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट नहीं स्टार्ट हो रहा मेरा। तंजीहा आपने करना सिंपली ये था कि आप लोगों ने अपना पेज रिफ्रेश करना था और पेज रिफ्रेश करने के बाद वीडियो के एग्जैक्टली नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन था, उसे क्लिक करना था। बाजू का ऐसा होता है कि आप लोग अगर अपनी वीडियो जो हाइड चैट है उसको क्लिक करें, तब भी आप लोगों को जो है ना टेस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। समवन एक्सप्लेन हाउ कैटालिटिक क्रैकिंग इज पायरोलाइसिस। ठीक है जी। अच्छा, मैं देख लेता हूँ सर, फर्स्ट का तो ऑप्शन ही रॉन्ग था। देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी कोई मसला नहीं है। अभी देख लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। आई थिंक इट्स थर्मल। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं यार, इसमें कोई मसला नहीं है। देखो जरा, फर्स्ट वन, compounds containing ring of 3 or more than 3 carbon atoms and resemble with aliphatic compounds are called as क्या होगा? एलिसाइक्लिक। भाई ये सही तो लिखा हुआ है, आपने कल यही तो पढ़ा था कि ओपन चेन को हम कहते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, या इनको हम जो है एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और रिंग वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जो 3 या मोर देन 3 कार्बन एटम्स कंटेन करते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग ना हो, इनको हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। और हम इनकी डेफिनेशन ऐसे ही लिखते हैं, हम लिखते हैं कि द कंपाउंड्स विच कैरी 3 और मोर देन 3 कार्बन रिंग, ठीक है, एंड रिजेंबल्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक, ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन से आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये तो बहुत बेसिक सी एक डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक हो गया। बाकी कोई और इशू है तो आप मुझसे डिस्कस करें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। कोई और मसला किसी और एमसीक्यू में? एमसीक्यू नंबर 1 तो बता दिया, एमसीक्यू नंबर 2 भी बताना है यार, बड़ा सिंपल सा था वैसे। चलो भाई एमसीक्यू नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन कैन बी क्लासिफाइड एज, अब देखो साइक्लोहेक्सेन की हम बात कर रहे हैं, इट्स साइक्लोहेक्सेन। ये है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन को हम किस में जो है शुमार कर सकते हैं? तो एक तो कार्बोसाइक्लिक, बिल्कुल चाहिए। कार्बोसाइक्लिक का मतलब पता है कि आप लोगों को मतलब क्या है इसका मतलब? देखो हम ये बात जानते हैं ना, होमोसाइक्लिक होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। तो होमोसाइक्लिक को डिफाइन कैसे किया था कि द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन रिंग, ठीक है, एंड द रिंग ओनली कंटेन्स कार्बन एटम, यानी कि जब भी हमारे पास जो रिंग होगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के अंदर इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल होगा रिंग, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, उसका सेकंड नेम है। ठीक है, और जहां तक बात है हमारे पास भाई किस चीज की, हम साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक है,
ये बोथ ए एंड बी होगा, इट्स नॉट बोथ ए एंड सी। हमारे पास ये एरोमेटिक नहीं है, कहीं आपको एरोमेटिक सी नजर आ रही है? नहीं ना, हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो इट्स ए एंड बी, यानी कि एलिसाइक्लिक भी है और कार्बोसाइक्लिक भी है। सो इट्स बोथ ए एंड बी, इट्स नॉट बोथ ए एंड सी। ये मिस्टेक है, ये मेरी मिस्टेक है, मैंने इसमें किया हुआ है इसको, ठीक है। इट्स नॉट बोथ ए एंड सी, इट्स ए एंड बी, ठीक हो गया। ये कार्बोसाइक्लिक भी और एलिसाइक्लिक भी है, ठीक हो गया। हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इसको, बड़ा सिंपल सा आइए, CH2 CH2 और फिर ये CH3 आता है, यहां पर एक हाइड्रोजन आएगा। अब देखो जनाब, इसमें अगर आप डिग्रीज की बात करते हैं ना, तो ये तो है 1 डिग्री, यानी कि ये प्राइमरी कार्बन एटम है, ठीक हो गया। ये कौन सा है? 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, ठीक हो गया। ये दोनों सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 3 डिग्री है। आपको बताया था कि जब भी वो कार्बन एटम के जो एक ही वक्त में 3 कार्बन एटम से फर्दर अटैच हो, इसे हम 3 डिग्री यानी टर्शरी कार्बन एटम कहते हैं। तो यहां पर सेकेंडरी कार्बन एटम्स कितने? 2 हैं, वही आपसे पूछा हुआ था, ठीक हो गया। फोर्थ वन, विच इज नॉट प्रेजेंट इन हेट्रो एटम, ठीक है, विच इज नॉट प्रेजेंट एज हेट्रो, प्रेजेंट एज हेट्रो एटम इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो वो क्लोरीन नहीं होता। आप लोगों ने थायोफिन की एग्जांपल पढ़ी हुई है, पिरिडीन की एग्जांपल पढ़ी हुई है, फ्यूरान की एग्जांपल पढ़ी हुई है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन तीनों होते हैं। क्लोरीन कभी भी आपको साइकिल के अंदर नजर नहीं आएगा इन द रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन एटम। तो ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन बनता है। तो इसमें प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि ये बोथ ए एंड बी है, इट्स नॉट ए एंड सी। कोई और मसला? हाँ जी भाई, क्लियर हो गया आप लोगों को? MCQ 3 अगेन प्लीज। अच्छा देखो भाई, MCQ 3 में हमारे पास था मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो उसका स्ट्रक्चर ये बनता है ना, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक हो गया। अब इसमें हमें देखना था कि कितने सेकेंडरी टाइप ऑफ जो है कार्बन एटम मौजूद हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना था। मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर किया, जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था, इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि वो कार्बन एटम जो 1 डिग्री हो, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम पर जो है से फर्दर अटैच हो, इसे हम 1 डिग्री कहते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक हो गया। और जब हम बात करते हैं इन कार्बन एटम्स की, ये एक वक्त में 2 कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, ये भी एक वक्त में 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। सो दीज बोथ आर 2 डिग्री, मींस के ये सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ठीक हो गया। ये जो सेंटर वाला कार्बन एटम है, ये एक वक्त में 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, मींस के ये 3 डिग्री होगा, इट्स टर्शरी 1। तो सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो ये 2 हमारे पास सेकेंडरी कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 कंसीडर होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन 2 ही बनता है, ठीक है। पायरोलाइसिस क्रैकिंग को कहा कहते हैं या सिर्फ कैटालिटिक क्रैकिंग को? देखो, पायरोलाइसिस की जो टर्म है ना, ठीक है, ये हम यूटिलाइज किस लिए करते हैं? इसका वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पायरोलाइसिस का मतलब सिंपली तौर पे हम लेते हैं क्रैकिंग, ठीक है। क्रैकिंग इसको हम कहते हैं, सिंपली क्रैकिंग प्रोसेस का हम नाम दे रहे होते हैं, ठीक है, कि हमने तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है, ठीक हो गया। अब ये जो टर्म है, ये हम फॉर थर्मल यूज करेंगे, ये हम फॉर कैटालिटिक करेंगे, ये हम फॉर जो है क्या कहते हैं, स्टीम टेक्निक करेंगे। देखो, हमें क्रैकिंग की सब्स्टिट्यूएंट वर्ड मिला है, पायरोलाइसिस मींस के सब्स्टिट्यूएंट ऑफ, कह सकते हैं सिनोनिम टाइप ऑफ, कह सकते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ मीनिंग कन्वे बाय पायरोलाइसिस, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्रैकिंग प्रोसेस होता है, ये भी वही है, ठीक हो गया। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है सर। इन यूएचएस सिलेबस हैलाइड्स आर इंक्लूडेड, हैलाइड्स आर इंक्लूडेड। तो जी देख लेते हैं इसमें कोई मसला। पायरोलाइसिस मींस जस्ट फायर, यानी यार आप सिंपली ब्रेक कर रहे होते हैं कंपाउंड्स को, और इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तो मैं आपको ये टर्म्स एक्सप्लेन कर दूं। हमारी मिस ने भी पायरोलाइसिस थर्मल क्रैकिंग को बताया था। देखो, वही तो बता रहा हूं कि क्रैकिंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जस्ट हम ये रखेंगे, क्रैकिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि टूटने का अमल होना, भाई ऐसे ही है, ठीक है जी। अब ये देखिएगा, याद रखिएगा हमेशा कि हमने जब ये स्टेटमेंट राइट की थी ना, स्टेटमेंट एमसीक्यू की राइट की थी, उसमें जो हमने राइट ऑप्शन लिया था वो कैटालिटिक क्रैकिंग का था। अब ये आप लोग एज्यूम कर रहे होंगे कि कैटालिटिक प्रोसेस जो है कैटालिटिक क्रैकिंग के लिए जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाजमी नहीं है, ठीक है, ये लाजमी नहीं है। अच्छा भाई, करें आगे, चलें आगे, फिर हम इसको देख लें, इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल टर्म को देख लें, तो पढ़ लें। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। सर एक दफा चेक कर लें, मैं चेक कर लेता हूं उसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है। चलो अभी अभी देख लेते हैं, पायरोलाइसिस की बात कर रहे हैं आप लोग।
थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जैक्टली है, ठीक है। सो इट्स थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में आप टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने देखा नहीं है कि थर्मल डिकम्पोजिशन, इवन के आप लोग स्टीम क्रैकिंग की बात करते हैं, ठीक है भाई, स्टीम क्रैकिंग की बात करते हैं तो क्या उसमें टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर नहीं थी? इवन आप लोग कैटलिटिक क्रैकिंग की बात करते हैं, क्या उसमें टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर नहीं थी? सब में टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर होती है। थर्मल का जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं इट मींस के टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। सो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट तमाम के लिए होती है, ठीक है। हेलाइड्स के अलावा हेलोजेंस के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी हैं, वो यार वो कर चुके हैं भाई, हम हेलोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, मतलब वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोग मुझे याद देंगे कि मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं आप लोगों के लिए, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, कुछ इस सवाल से जो है आप लोगों को बता दूं। मैंने आपसे कहा था कि वो मतलब न्यूक्लियोफाइल की टर्म हमारे पास क्या होती है? द स्पीशीज व्हिच इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होते हैं। हाई टेम्परेचर वाइल कैटलिटिक, अरे यार ठीक है भाई, टेम्परेचर की मौजूदगी दोनों में रिक्वायर है। थर्म मतलब होता है टेम्परेचर मींस, हम कहते हैं कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस, ठीक हो गया। अब ये नहीं है कि आप लोअर टेम्परेचर को स्पेसिफाई करें, हायर टेम्परेचर को स्पेसिफाई करें। चलिए आप लोग थर्मल क्रैकिंग के लिए इसको रखें अपने पास, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। ये देखना है हमने, न्यूक्लियोफाइल की टर्म हमें देखनी है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? द स्पीशीज व्हिच इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करते हैं? किनके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, किनके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है। दो तरह की स्पीशीज हो सकती हैं, या तो वो कि जो एटलीस्ट लोन पेयर कैरी करते हो, ठीक है भाई, जो क्या करते हो? एटलीस्ट लोन पेयर कैरी करते हो। और दूसरा ये कि या फिर नेगेटिव चार्ज कैरी करते हो। ये इलेक्ट्रॉन जो है एफिशिएंट स्पीशीज कहलाती हैं, ठीक हो गया। या तो ये कि इलेक्ट्रॉन की उनके पास एक्सेस इस सेंस में हो कि उनके पास लोन पेयर हो, या फिर उनके पास नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, उसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकते हो। इन दोनों की सूरत में हम कहते हैं कि एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, कौन से जो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, ये हमें अब जो है डिस्क्राइब करना है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए क्लैरिफाई कर देता हूं। देखो, जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम जितने भी कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे कि हम ये देख लेते हैं, इसमें लोन पेयर है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम फिनोल की बात कर लेते हैं, इसमें भी लोन पेयर है, हाइड्रोक्सिल कैरिंग है। ये दोनों कार्बोनाइल नहीं है लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड है। हमारे पास कार्बोनाइल कौन सा हो सकता है? एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक हो सकता है, कोई भी हमारे पास एसिड हेलाइड, मतलब हम कह सकते हैं कि वो हो सकते हैं, या और भी बहुत से कंपाउंड्स अमाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अमाइनो ग्रुप्स जो रखने वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन पे रखने वाले कंपाउंड्स जो हैं ये भी हमारे पास क्या होंगे? ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेंगे। बाकी सिंपल एग्जांपल्स में हमारे पास वाटर भी आ जाता है, अमोनिया भी आ जाता है, OH नेगेटिव भी आ जाता है, Cl नेगेटिव भी आ जाता है। इवन कि हम इनमें भी जो है वो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल हमारे पास अगर लेट सपोज ये है तो ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, ठीक है। सो ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है। द न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? द स्पीशीज दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सिंपली कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की, तो इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स का सिंपली मतलब क्या होता है? दो तरह से इसका मीनिंग हम जो है वो ले सकते हैं। या तो ये कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई हमारे पास स्पेस हो, यानी कि हमारे पास कंपाउंड है उसमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, या जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसी स्पेसिफिक एटम के ऊपर कम है, ठीक है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो इसको भी हम जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक साइट का नाम देते हैं, ठीक है। या फिर ये है कि कोई स्पीशीज जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही हो, यानी कि टाइम हो, ठीक है। सो उस सूरत में वो भी जो है एज अ इलेक्ट्रोफाइल ही बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें
ये जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, ठीक है। ये चूंकि इलेक्ट्रॉन पे है वो कैरी कर रहे हैं, तो ये रोटेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये वाला जो है इट विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर एक्टिव मिथिलीन भी न्यूक्लियोफाइल है। देखो जब भी हम जो है सिंपली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर ये क्या हो रहा है अभी ऋषा, थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा मुझे जरा। न्यूक्लियोफाइल की आप बात करिए, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। हाँ, हम ये बात कह सकते हैं सेंटर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट ऑलवेज कैच इलेक्ट्रॉन्स, इट ऑलवेज पुश इलेक्ट्रॉन पे टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन उसने पुश किए अपनी तरफ, ठीक है, वो चूंकि पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। बिल्कुल ठीक है ऋषा। अमोनिया पे लोन पेयर नहीं है, यार अमोनिया पे लोन पेयर है, लो बना दिए, ये लो बना दिए, ये बना दिए। और कोई हमारा रिक्वेस्ट या कोई सजेशन, कोई और मसले मसाइल तो डिस्कस करें, किसी और पे तो मैंने छोड़े नहीं है इलेक्ट्रॉन पे बनाने के लिए। हाँ अभी रहते हैं हाइड्रोक्सिल, जो ये बनाया हुआ है इस पे भी रहते हैं। कोई और रह गया? हाँ इस पे भी रहते हैं अभी हमारे, ये लो भाई ये भी आ गए, ठीक है। कोई और रह गए? हाँ आप लोग कहते हैं फिर इस पे भी होते हैं, ले लो, अच्छे होते हैं, ठीक है। अरे ये भी रह चुका है, ये देखो। और कोई है रह गया तो बता दो, ताकि इसमें लगवा दूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो सके। सर आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे भाई, इशरत क्वेश्चन तो पूछ लो ना, फिर मैं जवाब देता हूं आप लोगों को, ठीक है। जल्दी से इशरत क्वेश्चन पूछें भाई, जल्दी से क्वेश्चन का आपका इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल में मैंने पहले आपको जो है बताया कि ये कार्बन एटम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज किस तरह से है कि यहां से भी इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हुए, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इस कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे बिहेव करेगा, ठीक हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकता है, तो ये भी देख लें। ये हमारे पास एक अल्कोहल है, हम जो है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो मजाक के मूड में, लाइट मूड में कह रहा हूँ यार, किसमें कोई मसला नहीं है। एक्टिव मिथिलीन न्यूक्लियोफाइल है। अरे ये क्वेश्चन था इशरत का। देखो मैं आपको बताऊं कि हमने ना अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, मिथिलीन के मतलब डिस्कस किया हुआ है। ये देखो, इसको हम मिथिलीन कह रहे थे ना, इसको हम मिथिलीन कह रहे थे। अब अगर हम इसमें से क्लोरीन को रिमूव करवा दें, इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। कैरी करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आप क्लोरीन को रिमूव करवा रहे हो। ये था ना मिथिलीन, ठीक है, डाइक्लोरोमिथिलीन हम इसको कह रहे थे, ठीक हो गया। क्लोरीन रिमूव करवा दो, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल, इट्स नॉट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, अगर मैं ये कहता हूँ। हाँ अगर आप लोग वो देखो, ये डिपेंड करता है मिथिलीन किस तरह से बनाया, आपने डेवलप किया। आपने मिथिलीन की टर्म पढ़ी थी, मतलब आगे जाके पढ़नी है, आपने पढ़ी नहीं बल्कि पढ़नी है। आप जब हाइड्रोजनेशन करते हैं ना, तो उसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करवाए मिथाइल क्लोराइड बनता है, दो करवाए मिथिलीन डाइक्लोराइड बनता है, तीन करवाए तो वो क्लोरोफॉर्म बनता है, चार करवाते हैं तो टेट्राक्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, ठीक है। सो क्लोरीन को रिमूव करवाएंगे, इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप बात करते हो सिंपल हाइड्रोजन के रिमूवल के थ्रू जो है क्या बनेगा, इथिलीन बनता है, सॉरी मिथिलीन बनता है, ठीक है। सो इट विल ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज, तो वो फिर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेगा, ठीक हो गया। आज लगता है सर सुबह सुबह कुछ क्या लिखा हुआ है, इंसान से मिल के आए हैं। किससे सुबह सुबह किसी खास इंसान से नहीं यार, किसी खास इंसान से मुलाकात नहीं हुई, किसी खास इंसान से मुलाकात हो ही नहीं सकी यार, होनी चाहिए थी वैसे, ठीक है। अभी हमरा नाराज तो नहीं होगी, ये हमरा अगर नाराज होगी तो बताए, क्योंकि मैं तो यार मजाक करता हूँ, मैं आप लोगों को छेड़ता हूँ, तंग करता हूँ, ठीक है। आप मुझे तंग करने की कोशिश करते हैं, मैं उसको डबल तंग आप लोगों को कर देता हूँ। मेरे साथ जो स्टूडेंट्स ना ग्रुप में ऐड है, ग्रुप मतलब हमारा किस तरह से बना हुआ है कि आप लोगों को मैंने कहा था एक दिन कि हम लाइव आएंगे। सो जो बच्चे थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, फिर उनका ग्रुप बना दिया कि भाई एक दफ़ा ही मैं उनको मैसेज करूंगा, आप सबको इंडिविजुअली मैसेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो मेरे साथ ग्रुप में ऐड है ना, उनको पता है कि मैं जो है वो फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके बैठ जाऊँ तो अच्छी खासी उसकी कर देता हूँ, ठीक है। सो कोई बात नहीं, क्या था, कोई बात नहीं, क्या था, कोई बात। अच्छा सर आप हमें फिर बात खवातीन कहते हैं, हाँ जी खवातीन कहता हूँ। इसका मतलब कोई क्या था, इसका मतलब कोई है जो खास है, नहीं भाई ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं तभी कह रहा था।
हाँ भी बताएं, कोई सर कुछ छेड़े ना, सही है भाई, हमरा का मैसेज आया हुआ है, नो सर, ठीक है जी। हाँ भी कोई यहाँ तक इशू है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की टर्म एक्सप्लेन की है, क्या आप लोग समझते हैं कि हम आगे चलें? मैं नाराज होने वाली बीबी नहीं हूं, है ऐसे कुछ कहा? चले भाई, सही है। मतलब आप जो है ना, वो आप लोग भी सही बंदे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे किस हवाले से, फ्री रेडिकल के हवाले से बात कर लेते हैं कि फ्री रेडिकल का सिंपली मतलब क्या होता है, इसको हम किस तरीके से डेवलप करते हैं, ये हमें अंदाजा होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा रेस करूंगा ग्रुप में, तो हम सर को तंग करते हैं। अच्छा, तंग नहीं कर सकते मुझे भाई, कोई तंग नहीं कर सकता, मैं तंग कर देता हूँ लोगों को। अच्छा चलो, फ्री रेडिकल की बात करते हैं जल्दी से। अच्छा, अभी फ्री रेडिकल है क्या, इससे मुतालिक हमें देखना है। हाँ, अच्छा, फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? फ्री रेडिकल का मतलब है कि जब भी हम क्या करें, एक कंपाउंड लें, ठीक है, और उस कंपाउंड में जो मौजूद बॉन्ड्स हैं, जब भी हम उसमें होमोलिटिक क्लीवेज करवाएं, बॉन्ड में होमोलिटिक क्लीवेज करवाएं, ठीक है, यानी कि जो बॉन्ड बना हुआ है वो अगर सिमिलर काइंड ऑफ एटम के दरमियान है, या इस तरह के एटम के दरमियान है जिसमें कि खास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बनता नहीं है, ठीक हो गया, तो हम ये बात कहते हैं कि दे आर कंसीडर टू, यानी इस तरह के जो बॉन्ड्स टूटते हैं, यानी बॉन्ड हम तोड़ते हैं, ठीक है, और वो बेसिक तौर पे होमोलिटिक क्लीवेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं इस तरह की, यानी क्लोरीन, क्लोरीन हमने जो है वो पढ़ा हुआ है हेलोजनेशन प्रोसेस में, हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं सनलाइट, ठीक है, एच न्यू का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। इसमें होता क्या है, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ एटम के दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ है, तो जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो होमोलिटिक क्लीवेज होती है, और होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर इलेक्ट्रॉन इक्वली तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो यू विल कैरी सम स्पेशीज, ठीक है, विच हैव अनपेयर्ड, या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भी हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग स्पीशीज डेवलप होगी, ठीक है, तो इनको हम फ्री रेडिकल्स का नाम देते हैं। सिर्फ यही नहीं है, मैंने आपसे कहा था ना कि भी लाजमी नहीं है कि अगर आप लोग जो हैं बॉन्ड्स की ब्रेकेज का अमल करते हो तो वो सिमिलर काइंड ऑफ एटम के दरमियान भी हो तो फिर जो है वो होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ये भी हो सकता है कि जो दो एटम जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हमने की हुई है उनके दरमियान सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो ही ना। जब एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तो हम कहते हैं कि उसमें भी हम अगर बॉन्ड तोड़ते हैं तो वो भी होमोलिटिक क्लीवेज ही होती है। होमोलिटिक क्लीवेज जो है उसको हम नाम दे रहे होते हैं। सर ये टर्म्स किस कौन से चैप्टर्स में है भाई? ये नॉर्मल टर्म है, ये जनरल टर्म है हमारे पास, ठीक है। वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक जो टर्म्स हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में भी आप लोग डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्कस करते हैं, 8 में भी आता है इसका काम, ठीक है। और फ्री रेडिकल की टर्म जो है ये आप लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं जब आप लोग जो है चैप्टर 8 में हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स का नाम दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। हेट्रोलिटिक क्लीवेज किस केस में होगी? जब भी हमारे पास दो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन किए हुए हों, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन किए हुए जो दो एटम्स हैं अगर जो उनमें सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो हम कहते हैं कि इसके थ्रू जो बॉन्ड टूटेगा वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि होमोलिटिक क्लीवेज में दो सिमिलर काइंड ऑफ एटम के दरमियान बॉन्ड बने, या फिर ये होता है कि वो एटम्स के जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सफिशिएंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये है, अब अगर मैं इनमें बॉन्ड तोड़ता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये बॉन्ड है तो ये बॉन्ड किनके दरमियान है? ये बॉन्ड दो कार्बन एटम के दरमियान है। अगरचा इनका एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज है, यानी कि ये 3 हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, ये दो हाइड्रोजन से डायरेक्टली तौर पे अटैच है। इसके एनवायरनमेंट और इसके एनवायरनमेंट में फर्क होने की बुनियाद पर इसके ऊपर जो पार्शियल इंटेंसिटी, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी है उसमें फर्क आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जब इसको नॉर्मली जो है तोड़ते हैं तो इसके थ्रू हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज ही होती है, और होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन जो है वो होती है, ठीक हो गया। होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू हमारे पास जो है फ्री रेडिकल की ही फॉर्मेशन होगी। हम जो है फ्री रेडिकल का ही जो है जिक्र करते हैं, ठीक हो गया। आप लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है ना, मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है किस हवाले से? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ है आप लोगों ने हेलोजिनेशन का ऑफ अल्केन्स, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों ने यही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही अप्लाई किया था। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही आप लोगों ने
फाइनल प्रोडक्ट विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, वो डेवलप किया था। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? अगर आ चुकी है तो क्लियर मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम फर्दर चल सकें आगे। अच्छा भी देखो, फ्री रेडिकल मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी हमारे पास इस तरह का बॉन्ड हो जो कि दो सिमिलर काइंड ऑफ एटम के दरमियान हो, या ऐसा बॉन्ड के जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी मौजूद हो लेकिन उनमें हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ना हो, ठीक है, तो हम कहते हैं जब भी ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस बॉन्ड के टूटने से क्या होगा कि हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। होमोलैरिटी का मतलब क्या होता है? होमोलैरिटी का मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑन बोथ बॉन्डेड एटम, ठीक है, इसको हम होमोलैरिटी क्लीवेज कहते हैं। जैसे ये था, ये हमारा बॉन्ड पेयर था, हमने जब इस बॉन्ड को ब्रेक किया, तोड़ा, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए इन दीज ऑन दीज टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक हो गया। इस तरीके से ये अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बना हुआ है, ये सिमिलर काइंड ऑफ एटम के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इसको भी हम ब्रेक करते हैं तो इसकी बॉन्ड ब्रेकेज के थ्रू भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वली शेयर होते हैं ऑन बोथ बॉन्डेड एटम्स, सो इट विल मेक फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करते हैं और फ्री रेडिकल को सिंपली आपने 9th 10th में भी डिफाइन किया हुआ है कि द स्पीशीज दैट कैरीज क्या कहते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे आर सिंपली कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स, इनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? कोई कुछ पूछना है आपने तो मुझसे आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम अपने लेक्चर को फाइंड अप करेंगे। सर जाते जाते ये बता दें कि कल का टेस्ट कौन से टॉपिक में से था? उसमें गैसेस, ब्लीचिंग पाउडर, सबसे एमसीक्यूज आए हुए थे। देखो आपको पता है कि ग्रुप जो आप लोगों का शामिल है, ग्रुप्स उनका जो आप लोगों का जो चैप्टर है, ठीक है, यूएचएस सिलेबस में आप लोगों ने देखे हैं उसके टॉपिक कौन कौन से? मेरे पास यहाँ पर ना यूएचएस का सिलेबस ओपन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ग्रुप के अंदर कौन कौन से शामिल थे टॉपिक। देखो जरा, आप लोग ना डिस्कस मतलब देखते नहीं हो। देखो ग्रुप के अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल थे। टॉपिक एक तो था रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, दूसरा था हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 मतलब कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स। फिर था प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस एंड देयर कंपाउंड, ये भी शामिल था। फिर रिएक्शंस ऑफ अल्कीन और फिर कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस, इसके अलावा यूजेस ऑफ हेलोजेंस एंड कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस, ये सारा ग्रुप में शामिल है। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये तमाम चीजें जब ग्रुप के चैप्टर में शामिल होंगी तो इनसे ही एमसीक्यूज आएंगे या जरा हटकर एमसीक्यूज आएंगे? टॉपिक देखें आपने रमीज, आप सब ने, बाकी लोगों ने, कि यूएचएस सिलेबस में जो ग्रुप के टाइटल के साथ जो चैप्टर है उसमें ये चीजें इंक्लूड हैं या नहीं है? ये तमाम चीजें इंक्लूड हैं, बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जो है ना दिखते नहीं है। अच्छा जी, बाकी सारे टॉपिक्स थे एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वाला नहीं है इसके अंदर? नोबल गैसेस वाला इसमें नहीं है, तो नोबल गैसेस वाली भी यहाँ से क्वेश्चन दिया भी नहीं था आप लोगों को ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। सर एक एमसीक्यू बता दें प्लीज। हाँ मेरे जल्दी से पूछो, जल्दी जल्दी पूछना, आपने देर होगी है, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा एमसीक्यू है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से हमें ग्रुप को करके आगे चलना चाहिए। सर मैंने देखे थे, इसी वजह से कल टेस्ट नहीं दिया। बुरी बुरी बात है दुआ, बहुत बुरी बात है। बताओ जल्दी से। और ट्रैकिंग भी देखें सर, मतलब ट्रैकिंग देखें मतलब यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, नहीं इसमें नहीं है। अच्छा ट्रैकिंग भी देख लेते हैं। देखो इसमें ना जो भी हमने डिस्कस किया हुआ ये वाला, अच्छा इसमें था द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ है अल्केन्स, अल्कीन्स एंड लोअर मैसेज। अब ये जो टर्म्स है ना, दे आर जनरल टर्म्स, उसमें ये टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, ये जनरल टर्म्स है जिसमें ये सब टॉपिक्स बनते हैं इसके, इन टर्म्स के, इसलिए हमने क्रैकिंग का प्रोसेस किया। सर नोबल गैसेस भी ग्रुप वाले टॉपिक में इंक्लूड हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो है, मैंने इसको अभी जल्दी जल्दी ओवरव्यू दिया है। भाई कुछ क्वेश्चन यहाँ नहीं लगा था रिमशा का, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ ताकि वो आ जाए, ताकि फिर हम आगे चलें, मतलब आगे से दी कि देखें काम करें। 2 बजे मेरी जो है वो एक इवेंट भी है। वैसे आपने पढ़ाया था लेकिन सिलेबस में नहीं था यार, ये बड़ी बुरी बात है। अच्छा चलो भाई, तो मेरे ख्याल से रिमशा का नहीं आ रहा था। विच वन डज नॉट रिएक्ट क्विकली विद वाटर, कल के टेस्ट में क्वेश्चन था यार, ये वो लिथियम है, ठीक है, क्विकली रिएक्ट नहीं करता। या इवन कि आपको मैंने हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स दिए होंगे, उसका भी यही पूछा होगा कि कौन सा इसमें से जो है रिएक्ट नहीं करता। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ना थोड़ा सा इशू ये है कि रिएक्टिविटी के हवाले से जो है आता है, या
आप इनर्टनेस की बात करते हैं, मेटल की इनर्टनेस की बात करते हैं, ठीक है। बेसिक तौर पे इसको हम ऐसे करते हैं कि कल मैं आप लोगों को ना इसका डिटेल सॉल्व एमसीक्यू का जो टेस्ट है वो दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ तो दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लेना, अगर उसमें सेटिस्फेक्शन ना भी हो ना तो फिर आप मुझे बता देना यार, ठीक है। मैग्नीशियम लगा हुआ था भाई यार, ये गलत किया हुआ था, मैं आपको ठीक दे दूंगा, मैं दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है जी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।